बनारस की गलियों में खौफ का साया मंडराने लगा था। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन को उसी मिठाई की दुकान के सामने इकलौता गवाह मिला जिसने मौत वाले दिन किसी अजीब से आदमी को देखने की बात की थी। हर्षवर्धन तुरंत उसे गाड़ी में बैठाकर पूछताछ करने के लिए थाने ले आया। पुलिस के पास अभी तक कोई भी सुराग नहीं था, ना ही रामू की दुकान से कुछ संदिग्ध मिला था। हर्षवर्धन के लिए उस अनजान आदमी की गवाही अच्छी लीड बन सकती थी, मगर उसकी चाल ढाल से ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वो सच बोलेगा। मगर पुलिस कोई भी क्लू ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। भले ही देखने में यह केस बहुत ही सिंपल लग रहा था, मगर अंदर कई गांठें थी जिनको खोलना था। अब बस उस अनजान आदमी के बयान का भरोसा था। टीम उसको लेकर पहुंच ही चुकी थी। हवलदार ने उसको बैठने के लिए कुर्सी दी। पान खाता हुआ वो आदमी बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा था। हर्षवर्धन उसके सामने बैठता है और उससे सवाल पूछना शुरू करता है। हर्षवर्धन ने बड़े आराम से उसका नाम पूछा। शुरू करते हैं। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? देवानंद नाम है मेरा। प्यार से लोग देव बुलाते हैं। तो देव, आप क्या करते हैं? और उस दिन आप वहां क्या कर रहे थे? मैं खेल दिखाता हूँ, सांप का खेल। उसी दशाश्वमेध घाट के बाहर दुकान के बगल में मैं रोज बैठता हूँ। आपने उस दिन वहां क्या देखा था? वो अजीब आदमी जो दशाश्वमेध घाट के पास था। हाँ, क्या देखा था? किसको देखा? मैंने उसे देखा था। हाँ, वो वही था, लेकिन उसका चेहरा याद नहीं आ रहा। कैसा था वो? उसके कपड़े कैसे थे? वो भी याद नहीं है, मगर मैंने उसे देखा था। देव, तुम ये पहले भी कह चुके हो। तुम्हें कुछ और याद करना होगा। हम किसी भी सुराग को नहीं छोड़ सकते। हर्षवर्धन को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। उसने किसी को नहीं देखा है। गोले के नशे में पुलिस के पास आ गया, लेकिन देव ने एक गहरी सांस ली और याद करते हुए कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ साहब। रोज इतने नए लोगों को देखता हूँ, पर उस दिन ज्यादा भीड़ थी। सब कुछ भीड़ से लिपटा हुआ था। हर्ष कुछ बोलने ही वाला था कि उसने बोल दिया, वो रोज मेरे सपने में भी आता है साहब, एक परछाई की तरह। हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था उसको क्या कहे। देव के अनुसार वो आदमी उसकी यादों में एक डरावनी परछाई बन चुका था। उसके सपनों में वो बार बार उसी चेहरे को देखता, लेकिन जैसे ही वो यादों को पकड़ने की कोशिश करता, वो धुंधला हो जाता। हर्षवर्धन के माथे की शिकन गहरी होती जा रही थी। उसके सामने सिर्फ वो पान खाता सपेरा और उसकी बेतुकी धुंधली गवाही थी। हर्षवर्धन ने एक और बात नोटिस की। देव पसीने से भीग गया था। इसका मतलब उसने सच में किसी को देखा है। उसके चेहरे में मौत का खौफ था। फिलहाल उसने देव को जाने को कहा और इस मंथन में लग गया कि क्या इसकी बातों को मानना चाहिए या ये बस पुलिस का समय खराब करेगी। बनारस की ये चहल पहल अब हर्षवर्धन को एक बंद गलियों का जाल लगने लगी थी, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा था। वो और उसकी टीम गुदलिया चौक से लेकर 80 घाट के बीच की संकरी गलियों में संदिग्धों की खोज में भटकते रहते, पर हर बार उनके हाथों से सुराग फिसल जाता। हर्षवर्धन गाड़ी में बैठे बैठे बस लोगों के चेहरे देख रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आया। उसने कॉल उठाया और गले को साफ करते हुए कहा, जय हिंद सर। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, मगर केस के पीछे ही लगा हूं सर। सामने से किसी बड़े अधिकारी का फोन आया है। हर्षवर्धन अभी भी बस फोन की उस पार की बातें सुन रहा है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। मीडिया, पॉलिटिशियंस और बड़े अधिकारी, सबको जवाब चाहिए था। हर्षवर्धन के पास एक धुंधले चेहरे के अलावा और कुछ नहीं था। उसने फोन रखा और एक लंबी सांस ली और गाड़ी में बैठी अपनी टीम पर गुस्सा निकालते हुए कहा, हमारे पास अब वक्त नहीं है। मीडिया और पब्लिक दोनों ही सवाल पूछ रहे हैं। अगर हमें जल्द ही कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो हम सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बनारस की गलियां जो कभी मिठाई की खुशबू और गंगा आरती की धुनों से गूंजती थी, अब सवालों में डूबी हुई थी। लोग अपने परिवारों के साथ घरों में ज्यादा सेफ महसूस कर रहे थे। गली की नुक्कड़ पर बैठे चाय वाले अब खामोशी से अपनी दुकानों की खाली टेबल को देख रहे थे, जहां कभी खाने के स्टॉल्स पर भीड़ लगी रहती थी। लोगों का डर अब उनको खाने की उन जगहों से दूर कर चुका था। जहां कुछ दिनों पहले तक जिंदगी जी जा रही थी, अब उनके सामने दो रहस्यमयी मौत खड़ी थी।
हर्षवर्धन का गुस्सा और निराशा दोनों बढ़ते जा रहे थे। हर बार की तरह उन्हें किसी अजनबी से कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। कुछ तो था जो पुलिस की पकड़ से बाहर था। देव के सपनों का वो आदमी अभी तक बस एक धुंधली याद ही था। उसी दौरान बनारस की सड़कों पर एक और मौत की खबर फैल गई। एक और पर्यटक मृत पाया गया था और इस बार भी मौत के हालात फिर से वही थे। खाना खाने के बाद आदमी का मर जाना। हर्षवर्धन को पहले ही इतने फोन के सवालों के जवाब देने थे। वो अब पहले से भी ज्यादा दबाव में आ गया था। बनारस की गुस्साई भीड़, मीडिया और राजनीतिक हस्तियां सब जवाब मांग रहे थे। इसी बनारस में एक और शख्स के साथ जो इस केस की छानबीन कर रहा था। इस तनावपूर्ण माहौल में एक पत्रकार थी जो इन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। आकृति जी एक स्मार्ट जर्नलिस्ट हैं। इन्हें ऐसे केस पसंद हैं जिसके सॉल्व होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आकृति ने अपनी सूझबूझ और अपने इंटरनल सोर्स की मदद से केस की एक नई दिशा में जांच शुरू कर दी। वो समझ चुकी थी पुलिस से कुछ छूट रहा है। उसने हर्षवर्धन को फोन किया और मिलने के लिए विश्वनाथ गली की फेमस चाय वाले के पास अकेले मिलने बुलाया। हर्षवर्धन उस चाय की दुकान पर आकृति से पहले ही पहुंच गया था। वो अब कोई भी मौका जाने नहीं देना चाहता था। आकृति वहां आई। जर्नलिस्ट बनना आकृति का पैशन था, इसलिए वो अपने काम से इतना प्यार करती थी। आते ही उसने हर्षवर्धन से हाथ मिलाया और चाय वाले भैया से कहा, भैया 2 चाय देना। हर्षवर्धन की आंखों में हड़बड़ी साफ झलक रही थी। आकृति ने इस बात को नोटिस किया और कहा, मैं जानती हूँ आप यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आए हैं। हर्षवर्धन, मुझे एक अज्ञात स्रोत से कुछ ऐसा मिला है जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन होगा कि ये सिर्फ एक सीरियल किलिंग नहीं है। मुझे शक है कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का हाथ हो सकता है जो ये सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए कर रहा है। आकृति की इस बात को सुनकर हर्षवर्धन के दिमाग में एक नई चिंता घूमने लगी। क्या वाकई ये हत्याएं सिर्फ जहर से की जा रही थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? आकृति की जानकारी ने हर्षवर्धन की सोच को नए एंगल से सोचने पर मजबूर कर दिया था। हर्षवर्धन ने अपने मन की बात कही, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है आकृति? अगर ये सच है तो हमें इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए अलग दिशा में देखना होगा। आकृति ने चाय की घूंट भरते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैंने इसे काफी गहराई से देखा है और मेरा यकीन है कि ये सब महज हत्याएं नहीं है। ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। हर्षवर्धन को उस पर यकीन था, मगर अपने सवाल को वो रोक नहीं पाया और पूछा, आकृति तुम्हें ये खबर कहां से मिली? आकृति को उसके सवाल का बुरा नहीं लगा। वो जानती है कि पुलिस का दिमाग कैसे चलता है। उसने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ये कॉन्फिडेंशियल सोर्स है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आकृति की यह बात सुनकर हर्षवर्धन ने फैसला कर लिया था कि अब इस मामले की जांच और तेज करनी होगी। लेकिन सवाल यह था कि क्या उनके पास अब भी वक्त था, क्योंकि बनारस में डर का साया और गहरा होता जा रहा था। अगली चाय की घूंट के साथ आकृति ने हर्षवर्धन को बताया कि उसकी रिपोर्ट के अनुसार शहर में एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग अभी भी सक्रिय है जो इस सब के पीछे हो सकती है। क्या जहर सिर्फ एक बहाना था या असली साजिश कुछ और थी? इस मौत के पीछे क्या कारण हो सकता है? कौन है ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो आज भी सक्रिय है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे क्राइम फाइल से द बनारस पॉइजनिंग केस के अगले एपिसोड में। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य आपको क्राइम से रूबरू करवाना है ताकि आप क्राइम से बचे भी रहें और जरूरत पड़ने पर किसी को बचा भी पाएं।